आज हम शक्ति सत्ता वैधता में पार्ट 2 में प्रभाव और सत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इन्फ्लुएंस प्रभाव। रॉबर्ट डेल ने राजनीतिक विश्लेषण में शक्ति एवं प्रभाव को केंद्रीय अवधारणाएं माना है। यह शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी होती है। अर्थ एवं परिभाषा। शक्ति एवं प्रभाव राजनीतिक विश्लेषण की प्रमुख अवधारणाएं हैं, परंतु दोनों समान नहीं हैं। जब शक्ति से बल प्रयोग, अवपीड़न, दंड और दमन निकाल दिया जाता है तो वह प्रभाव बन जाती है। प्रभाव एक बल रहित तत्व है। यह अनुनय है, यह आग्रह है। शक्ति की भांति प्रभाव औपचारिक, संस्थागत या संरचनात्मक नहीं होता। यह अनौपचारिक और व्यक्तिनिष्ठ होता है। प्रभाव आपसी प्रक्रिया है जो सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। प्रभाव में आज्ञा, आदेश, बाध्यता या भय नहीं होता है। यह आदेशात्मक नहीं होता है। यह सहमति और सहकारिता पर निर्भर करता है। इसमें नैतिकता होती है, नम्रता होती है, निवेदन होता है। यह वाद विवाद, बातचीत, समझाने बुझाने पर निर्भर करता है। इसमें प्रचार का सहारा लिया जा सकता है। यह शक्ति नहीं, संभाव शक्ति होता है। यह दृश्य नहीं, अदृश्य होता है। यह प्रकट नहीं, गुप्त होता है। दबाव समूहों और प्रचारकों द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह प्रभाव है, क्योंकि इसे गुप्त रूप से प्रयोग किया जाता है। रॉबर्ट डेल के अनुसार प्रभाव पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है। इसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को किसी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वे अन्यथा नहीं करेंगे। बचराज और बार्ज के अनुसार प्रभाव व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। प्रभाव की प्रकृति। प्रभाव को प्राय पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया माना जाता है, परंतु यह व्यक्तियों की मानसिक स्थिति को नियंत्रण करने की क्षमता भी है। यह केवल मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत तत्व नहीं है, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि तत्वों में भी अंतर्निहित होती है। प्रभाव केवल तत्कालीन परिस्थितियों पर सीमित नहीं होता। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह निरंतर बना रहे। किसी भविष्य की समरूप परिस्थिति में इसका बना रहना आवश्यक है। इसे संभाव प्रभाव कहते हैं। राजनीतिक जीवन का विवेचन तभी हो सकता है जब प्रभावों में तुलना की जाए, अर्थात भिन्न भिन्न कर्ताओं के प्रभावों की तुलना के बिना राजनीतिक जीवन का विवेचन कठिन है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र में भेद करने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों और नेताओं में सापेक्ष प्रभाव का अनुमान लगाया जाए। प्रभाव सदा असमान होता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रभाव के पास राजनीतिक साधनों का अभाव हो या उन साधनों पर उसका असमान नियंत्रण हो। उनमें विशेष ज्ञान का अभाव हो। जिन कार्यों पर वह प्रभाव डालना चाहता है वे अधिक या कम महत्वपूर्ण हों। उसके पास संपत्ति, समृद्धि आदि की सुविधाओं का अभाव हो। उसके अनुभव, उद्देश्य, प्रेरणाएं पृथक हो। उसकी तैयारी, शिक्षा, दीक्षा असमान हो आदि। प्रभाव की समस्या। प्रभाव की सबसे बड़ी समस्या इसके मापने की है। सिद्धांत में प्रभाव के अस्तित्व और दिशा को निश्चित किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में यह जानना कठिन है कि कौन किसको प्रभावित करता है और कितना प्रभावित करता है। मापने की इस कठिनाई के कारण प्रभाव अस्पष्ट होता है। संभाव्य बनाम वास्तविक प्रभाव। रॉबर्ट डेल वे इसके निम्न 3 तत्व बताते हैं। कुछ कर्ताओं के पास दूसरों की तुलना में अधिक राजनीतिक साधन होते हैं। समान राजनीतिक साधन होने पर भी कुछ कर्ता दूसरों की तुलना में उनका अधिक प्रयोग करते हैं। कुछ कर्ता उन राजनीतिक साधनों को प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करते हैं। रॉबर्ट डेल कहते हैं कि निर्णय के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कर्ता के भूत या वर्तमान प्रभाव, उसके संभाव प्रभाव और उसके अधिकतम संभाव प्रभाव में भी भिन्नता करता है। उसकी धारणा है कि अमुक क्षेत्र में एक कर्ता का वर्तमान प्रभाव उसके अधिकतम संभाव प्रभाव से कम होता है, अर्थात जहाँ संभाव्य प्रभाव अधिक हो सकता है वह वास्तविक प्रभाव नगण्य भी हो सकता है। बल प्रयोग एवं अनुनय। क्या बल प्रयोग और अनुनय एक ही चीज़ है? इस संबंध में 2 विचार हैं। एक विचार यह है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में चालाकी या चातुर्यता से प्रभावित किया जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। दूसरा विचार कहता है कि बल प्रयोग और अनुनय एक चीज़ नहीं है, दोनों में अंतर है, क्योंकि इस बारे में हम भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं और अनुभव करते हैं। उदाहरणतः कोई डकैत हमारे सीने पर पिस्तौल रखकर हमारी धनराशि को प्राप्त करता है और दूसरा अनुनय द्वारा, पत्र व्यवहार द्वारा
विनय, निवेदन या नैतिकता के आधार पर किसी परोपकारी कार्य के लिए उस धनराशि को प्राप्त करता है। दोनों ही स्थितियों में समान धन की हानि होने पर भी हमारा दृष्टिकोण एक के प्रति एक प्रकार का होता है और दूसरे के प्रति दूसरे प्रभाव का। प्रभाव के स्रोत। प्रभाव के अनेक स्रोत हो सकते हैं, जैसे संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत आकर्षण, कुशलता आदि। प्रभाव उन उद्देश्यों, साधनों और क्रियाविधियों पर निर्भर करता है जिनके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक प्रभाव में सहायकों व साधनों की कुशलता और विरोधियों का प्रभाव पड़ता है। असमानताएं। प्रभाव और शक्ति दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोनों में उद्देश्य, साधन और दिशाओं की भिन्नता पाई जाती है। दोनों में मुख्य भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शक्ति दमनात्मक है, प्रभाव अनुनयात्मक है। शक्ति में बल और पीड़न विद्यमान होते हैं, यह दमनात्मक होती है। इसमें कठोर भौतिक आज्ञाएं विद्यमान होती हैं। इसकी प्रकृति बाध्यकारी होती है। जिस व्यक्ति या संस्था पर इसका प्रयोग होता है उसके पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है। दूसरी ओर प्रभाव अनुनयात्मक होने से मनोवैज्ञानिक और स्वेच्छापूर्ण होता है। इसमें आग्रह, विनय और नैतिकता का पुट होता है। जब इसका प्रयोग होता है तो प्रभावित व्यक्ति के पास अनेक विकल्प होते हैं, वह इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। दूसरा, शक्ति स्वतंत्रात्मक है और प्रभाव संबंधात्मक। शक्ति का अस्तित्व स्वतंत्र रूप में बना रह सकता है। इसके अस्तित्व को कोई व्यक्ति स्वीकार करे या न करे, इसमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता होती है। विरोध होने पर भी शक्ति तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। दूसरी ओर प्रभाव संबंधात्मक होता है। इसकी सफलता अर्थात इसके उद्देश्यों की प्राप्ति व्यक्तियों और संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करती है। तीसरा है, शक्ति अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव जनतांत्रिक है। शक्ति स्वभाव से अप्रजातांत्रिक होती है क्योंकि यह प्रतिशक्ति को जन्म देती है। दूसरी ओर प्रभाव प्रजातंत्र का हृदय है और उसकी पालना इसकी इच्छा पर निर्भर होने से यह पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। प्रभाव और सत्ता। प्रभाव और सत्ता पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें अनेक विभिन्नताएं। उदाहरणतः प्रभाव अनौपचारिक, असंस्थागत व असीमित होता है। सत्ता औपचारिक, संस्थागत और सीमित होती है। आइए आगे हम तीसरा देखते हैं, सत्ता, प्राधिकार या अथॉरिटी। सत्ता किसी भी व्यवस्था या संगठन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। इसे संगठन की आत्मा कहा जाता है। संगठन का रूप चाहे परिवार की भांति लघु हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भांति विश्वव्यापी हो, सत्ता सर्वसदा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। अर्थ एवं परिभाषा। सत्ता या अथॉरिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ाना। सत्ता वह गुण है जो इच्छा, संकल्प या पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। रोम में इसका प्रयोग सीनेट करती थी। जब सीनेट सार्वजनिक सभाओं के संकल्पों को स्वीकार या स्वीकृति प्रदान करती थी तो यह कहा जाता था कि कानूनों को ऑक्टोरिटास अर्थात सत्ता प्राप्त हो गई है। अरस्तु ने रेटरिक को सत्ता प्रयोग के रूप में उपयोग किया था। उनका मत है कि जब तार्किक प्रमाण नहीं दिए जा सकते और राजनीति में अक्सर होता है तो तर्कों को सत्ता पर आधारित करना चाहिए। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि जिसे केवल संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर चाहा जाता है उसके औचित्य को तार्किक प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को ही सत्ता कहते हैं। बैट्रेंट जी मुनि कहते हैं कि सत्ता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने प्रस्तावों को स्वीकार कराता है। सत्ता की प्रकृति या सत्ता के संबंध में सिद्धांत। सत्ता की प्रकृति के संबंध में दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं। एक विचार कानूनी या औपचारिक है और दूसरा विचार व्यवहारिक है। पहला विचार सत्ता को अन्यन और दूसरा उसे सापेक्ष या संबंधात्मक मानता है। कानूनी या औपचारिक विचार मानने वालों का मत है कि सत्ता संगठन या व्यवस्था में होती है, सत्ता के धारक अर्थात व्यक्ति में नहीं। सत्ता का धारक तो सत्ता का क्रियाशील प्रतीक होता है। इस विचार के समर्थकों का कहना है कि सत्ता धारक की बुद्धि, योग्यता, श्रेष्ठता या दृष्टि अपने अधीनस्थ चाहे न्यून ही क्यों ना हो फिर भी वे आदेश निर्देश की स्थिति में होता है। मैकेवर इसे ही यानी कि सत्ता को ही शासन का जादू कहते हैं। दूसरे विचारक व्यवहारवादी विचारक हैं जो सत्ता के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पहलुओं पर बल देते हैं। इनकी धारणा है कि औपचारिक व्यवस्थाएं या संगठन अनौपचारिक व्यवस्थाओं या संगठनों को जन्म देते हैं। औपचारिक संबंध अनौपचारिक संबंधों को जन्म देते हैं
और अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे किसी औद्योगिक संगठन में श्रमिक संघों और उनके नेताओं को सत्ता और स्थिति व्यवहारवादी विचार रखने वाले लेखक सत्ता में व्यक्तिगत संबंधों की उपेक्षा नहीं कर सकते। सत्ता के आधार या स्रोत। सत्ता के अनेक आधार हो सकते हैं, जैसे विश्वास, औचित्यपूर्णता, विचारों की एकरूपता, विभिन्न अनुशासनियाँ, अधीनस्थों की प्रकृति, बाह्य दबाव या पर्यावरण, आंतरिक संरचनाएं आदि। सत्ता की सीमाएं। सत्ता निरपेक्ष या असीमित नहीं होती है, यह सापेक्ष और सीमित होती है। इसका प्रयोग मनमाने ढंग से या निरुद्देश्यपूर्ण नहीं किया जा सकता। सत्ता पर अनेक प्रकार की सीमाएं कार्य करती हैं, जिनमें प्रमुख है आंतरिक, बाह्य, प्राकृतिक, उद्देश्य एवं प्रक्रिया की सीमाएं। संस्कृति, मूल्य, परंपराएं, रूढ़ियाँ, नैतिकता आदि भी सत्ता पर सीमाओं का कार्य करती है। संविधान, कानून, नियम, उपनियम और राजनीतिक परिस्थितियां भी सत्ता पर सीमाओं का कार्य करती है। सत्ता का प्रयोग पर्यावरण में होता है, अतः आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वातावरण का प्रभाव भी सत्ता पर पड़ता है। सत्ता व्यक्तिगत संबंधों की योग्यता है, अतः प्राणी शास्त्रीय सीमाएं भी इस प्रयोग पर सीमा का कार्य करती हैं। सत्ता के प्रकार। सत्ता के अनेक प्रकार हैं, जैसे मैकवेवर ने इनके 3 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरा, अर्थात जिसका प्रयोग होता रहा हो। दूसरा है युक्ति युक्त कानून, मैकवेवर इसे ही सत्ता का प्रमुख प्रकार मानते हैं। यह कानून या नियम होता है। और तीसरा है करिशात्मक या करिशात्मक, यह व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित होती है। सत्ता के अन्य अनेक प्रकार भी हैं, जैसे विशेष ज्ञान या तकनीकी ज्ञान की क्षमता को भी सत्ता कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, पत्रकार आदि। संवैधानिक सत्ता, इसे कानूनी सत्ता भी कहा जाता है। सत्ता क्षेत्रीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय भी होती है। सत्ता राजनीतिक और प्रशासनिक भी होती है। सत्ता शासन के अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में भी होती है। शक्ति, सत्ता और प्रभाव में संबंध। शक्ति, सत्ता, प्रभाव और औचित्यपूर्णता राजनीतिक विश्लेषण की मूल धारणा है और इनमें निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। सत्ता एवं शक्ति। सत्ता और शक्ति को प्राय एक समझा जाता है, कभी कभी तो इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में इन्हें एक दूसरे से पृथक करना कठिन है, किंतु राजनीतिक संगठनों में सत्ता और शक्ति में निरंतरता स्थापित की जाती है। कार्ल जे फेडर कहते हैं कि सत्ता शक्ति की एक प्रकार नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। यह व्यक्तियों और वस्तुओं में एक गुण है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करती है। यह ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता और शक्ति में एक अंतर यह भी है कि शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है, परंतु सत्ता के अभाव में इसको दीर्घकालीन अस्तित्व संभव नहीं है। और दूसरी ओर सत्ता, बल शक्ति के अभाव में भी विद्यमान रह सकती है और उसका आदर किया जाता है। शक्ति बल प्रयोग का यंत्र है, इसका भौतिक प्रभाव पड़ता है। यह दमनात्मक होती है और विरोध के बावजूद भी विद्यमान रह सकती है और प्रभावपूर्ण हो सकती है। उदाहरणतः विजय शक्ति के आधार पर विजेता पर अपनी इच्छा थोपता है। कुछ समय बाद वह विजयी को जनमानस की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और वह शक्ति सत्ता का रूप ग्रहण कर लेती है। सत्ता एवं प्रभाव। सत्ता और प्रभाव दोनों व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, परंतु दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोनों में अंतर पाया जाता है। सत्ता औपचारिक, निश्चित और विशिष्ट होती है। प्रभाव अनौपचारिक, अनिश्चित और व्यापक होता है। सत्ता के आदेशों की अनुपालना बिना तर्क, वितर्क या विचार विमर्श की होती है। प्रभाव जो है, प्रभाव में अनुनय, विचार विमर्श और नैतिकता होती है। सत्ता और प्रभाव दोनों संबंधात्मक होते हैं, परंतु सत्ता में जहाँ सत्ताधारी और अधीनस्थ का प्रश्न जुड़ा होता है, वहाँ प्रभाव में व्यापक, प्रभावक और प्रभावित का प्रश्न होता है। सत्ता वस्तुनिष्ठ होती है और प्रभाव व्यक्तिगत या व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत औचित्यपूर्णता या वैधता या लेजिटिमेसी। शक्ति, प्रभाव, सत्ता या औचित्यपूर्णता तथा वैधता में अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैधता का अर्थ। औचित्यपूर्णता राजनीतिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय अवधारणा है। ये एक ऐसी विशेषता है जो संरचनाओं, कार्यविधियों, कार्यों, निर्णयों, पदाधिकारियों और नेतृत्व को औचित्य प्रदान करती है, उन्हें न्याय संगत बनाती है तथा उन्हें समान आदर प्रदान करती है। यह स्वयं में कोई मूल्य
नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानवीय आवश्यकता है जो शक्ति प्रदान करती है, सत्ता को पुष्ट करती है, शासक को शासन करने का अधिकार देती है, प्रभाव को तार्किक औचित्य और प्राधिकार को नैतिक आधार प्रदान करती है। इसके अभाव में शक्ति केवल बल मात्र बनकर रह जाती है और शासक शासन करने के नैतिक अधिकार को खो बैठता है। इसके अभाव में शक्ति, बल, सत्ता आदि का विरोध होता है, विद्रोह, विप्लव और क्रांतियाँ जन्म लेती है। यदि यह विद्यमान है तो बल प्रयोग और दमन की आवश्यकता बहुत कम होती है। वैधता की कुछ परिभाषाएं। डोल्फ स्टनबर्ग कहते हैं कि वैधता सरकारी शक्ति का ऐसा आधार है जिसका प्रयोग सरकार इस जानकारी के आधार पर करती है कि उसने शासन करने का अधिकार और उसके शासन करने के अधिकार को शासकों की स्वीकृति प्राप्त है। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि वैधता नियमों और शासकों के न्याय संगत होने का प्रतीक है तो उनकी सत्ता को बढ़ाती है। वैधता शासक वर्ग के शासन करने के अधिकार को नैतिक स्वीकृति प्रदान करती है। वैधता एक विशेषता या गुण या योग्यता या विश्वास है। वैधता की प्रकृति। वैधता कोई व्यक्तिनिष्ठ तत्व या नैतिक भावना नहीं है। एंडजोनी ने कहा है कि यह प्रचलित नैतिक विश्वासों या सदाचार का पर्यायवाची नहीं है। यह संयोग से उत्पन्न होती है जो व्यवस्था और सत्ता को न्याय संगत या सही बनाती है। यह शासकों और शासितों के संबंधों की चीज़ है। दूसरा है औचित्य पूर्णता। स्वयं में कोई औचित्य नहीं बल्कि यह एक मानकीय आवश्यकता है। औचित्य पूर्णता स्वयं में कोई औचित्य नहीं है अपितु यह एक मानवीय आवश्यकता है जो दूसरी आवश्यकताओं, शक्ति, प्रभाव, सत्ता आदि को पुष्ट करती है, उनकी वृद्धि करती है। यही कारण है कि नेता, दल, संगठन, संरचना सभी अपने विनिश्चयों के लिए व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। औचित्य पूर्णता वैधानिक नहीं है। यह वैधानिकता से कहीं अधिक गहन, व्यापक और उच्च स्तरीय होती है। अनेक कानून अनुचित भी होते हैं। सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन तथा प्राकृतिक कानून का समर्थन करने वाले लेखकों ने अनुचित कानूनों को औचित्यपूर्ण स्वीकार नहीं किया है। संप्रभुता के समर्थकों और प्रत्यक्षवादियों का मत है कि किसी कानूनी व्यवस्था में यदि किसी नियम या कानून को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बनाया गया है तो वह उचित, शुद्ध और निष्कपट माना जाना चाहिए। औचित्यपूर्णता सत्ता नहीं और सत्ता औचित्यपूर्णता नहीं। औचित्यपूर्ण शक्ति बिना सत्ता के विद्यमान हो सकती है परंतु सत्ता औचित्यपूर्णता के अभाव में बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सकती। फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। जब सत्ता वैधता को पुष्ट करती है वह वैधता सत्ता में वृद्धि करती है और दोनों एक दूसरे को सबल बनाते हैं। अनेक बार युद्ध तथा अनेक विदेशी चुनौतियां भी दोनों को सबल बनाती हैं। औचित्यपूर्णता के स्रोत। मैक्स वेबर ने इनके 3 स्रोत बताए हैं। पहला है इसका परंपरा, दूसरा है युक्त कानून और तीसरा है करिश्मा। परंपरा के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का स्रोत धर्म या आध्यात्मिक विश्वास हो सकता है, जैसे ईश्वर की इच्छा या ईश्वर का वंश। राजा के देवे अधिकार इसी स्वीकृति पर आधारित होते हैं। कैथोलिक चर्च में पोप को आज भी सेंट पीटर का वंशज माना जाता है। इसके अंतर्गत रक्त वंश को भी लिया जा सकता है, जिस तरह पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। दूसरा युक्त कानून या संविधान। वर्तमान प्रबुद्ध राजनीतिक समाजों में यह शासन के औचित्य का आधार है। जब लोग चुनाव में मतों द्वारा किसी व्यक्ति का चयन करते हैं तो उसे शासन करने के अधिकार का औचित्य प्राप्त हो जाता है। चुनाव किसी मूल विधि या संविधान की पूर्व कल्पना करता है जो समय पाकर स्वयं परंपरा की श्रद्धा को प्राप्त हो जाता है। और तीसरा है करिश्मा। नेताओं का करिश्मा भी वैधता का आधार हो सकता है। मैक्स वेबर ने मोहसिम, बुद्ध और महात्मा बुद्ध, मोहम्मद की शक्तियों जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की, करिश्मा की संज्ञा दी। विचारधारा। आइडियोलॉजी या विचारधारा भी वैधता का आधार होती है। वर्तमान में गैर धार्मिक, गैर परंपरागत विश्व में विचारधारा सही और गलत मापदंड निर्धारित करती है। राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रवाद, विशेषकर उपनिवेशवाद के विरोध के रूप में एक मानक है। बिस्मार्क, गांधी, निरे, नेल्सन मंडेला जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता और एकता के लिए स्वीकार किया। औचित्यपूर्णता की अवस्थाएं। औचित्यपूर्णता से पूर्व अवस्था है। यह अवस्था वह है जब किसी शासन व्यवस्था के नागरिक एक नई शासन व्यवस्था के समय उसका समर्थन तो करते हैं परंतु उसे पूर्ण स्वीकृति प्रदान नहीं करते क्योंकि वे उस अवस्था को क्रियान्विति से पूर्ण परिचित नहीं होते। औचित्यपूर्णता की अवस्था यह वह अवस्था है जब नागरिक शासक वर्ग की नीतियों, क्रियान्वितों और उद्देश्यों को पूर्णतः समर्थन प्रदान करते हैं। अवैध की अवस्था यह वह अवस्था है
जब शासित वर्ग शासक वर्ग के शासन अधिकार को स्वीकार नहीं करता है। इसमें शासक और शासित वर्ग के मूल्यों में गहरा अंतर होता है। उत्तर औचित्यपूर्णता की अवस्था, यह वह अवस्था है जब किसी नवीन शासन व्यवस्था को नागरिकों की स्वीकृति प्राप्त न हो परंतु इस स्वीकृति की संभावना हो। बलात् राज्य परिवर्तन या सैनिक क्रांति द्वारा स्थापित उत्तर औचित्यपूर्णता की स्थिति है। पूर्व सोवियत संघ को साम्यवादी क्रांति के बाद औचित्यपूर्णता प्राप्त करने में अनेक दशाब्दियां लग गई थी। औचित्यपूर्णता की उपयोगिता, औचित्यपूर्णता की उपयोगिता यह है कि इससे शासकों को नैतिक संतोष मिलता है और शासकों को शासन करने का स्थायी आधार मिल जाता है। जिस शासक या नीति को वैधता प्राप्त नहीं होती है वह अस्थायी रहती है और जिसे यह प्राप्त होती है उसकी आज्ञा का पालन सहयोग की भावना से किया जाता है। जहाँ वैधता विद्यमान है वहाँ शक्ति और दमन की आवश्यकता बहुत कम होती है। वैधता होने पर शासित अनुशासन को अस्वाभाविक नहीं मानते हैं। इसमें क्रांति, विप्लव या विद्रोह की संभावना नहीं होती है। यही तत्व प्रजातंत्र में अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग के साथ जोड़ता है। यह प्रजातंत्र का हृदय और प्राण है। थैंक यू।